इस क्लास में हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत सिंपल, लेकिन ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे और हर साल पढ़ाते थे तो लगता था इतना सिंपल चीज़ है, लेकिन इस बार IIT मेंस में इससे क्वेश्चन आ गया, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है NCERT का। ठीक, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल indivisible particles, ठीक है, indivisible particles called atoms। ठीक, तो मैटर जो है बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स है, जैसे मास, साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, एटम्स ऑफ similar elements are similar in all respects। क्लियर है ना, सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है ना, दैट इज मास, साइज, ठीक है ना, मास, साइज, शेप, केमिकल प्रॉपर्टीज TC लगा दो। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सेम वही चीज, that is mass, size, shape, ठीक है ना, mass, size, shape, chemical properties etc। ठीक, नेक्स्ट इनका स्टेटमेंट था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, atom is the smallest particles that takes part in reaction। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करता है सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। ठीक है ना, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल, ठीक है ना, कंबाइन इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर, ठीक, होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। ठीक है, तो ये सारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट है, तो एक बार इसको है ना समझा देते हैं। पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। पर ये पॉइंट तो गलत हो गया, क्या?
एटम को भी तोड़ा जा चुका है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। अब इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड कर चुके हैं मेसॉन्स में। अब सेकेंड पॉइंट देखो, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ये भी पॉइंट इनका गलत हो गया। किस केस में? आइसोटोप्स, ठीक है ना। आइसोटोप्स कार्बन का, ठीक है ना, कार्बन एक 12 में है और एक क्या है 14 में भी है। तो सिमिलर एलिमेंट्स है कार्बन, पर उसका मास क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। थर्ड है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है ना। डैट इज मास, साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोबार में कैल्शियम भी क्या है तुम्हारा 40 है उसका मास, और ये आर्गन भी है उसका क्या है 40 है। ये भी पॉइंट गलत। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये पॉइंट आज भी सही है कि हाँ, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। तो इनके समय मॉलिक्यूल्स वर्ड नहीं आया था, तो वो उसको क्या बोलते कि कंपाउंड एटम्स। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, ज़रा ध्यान से देखना। C12H22O11, ठीक है ना, ये कंपाउंड एटम्स है, पर इसका रेशियो सिंपल कभी भी आ सकता है। इसका रेशियो क्या होगा 12:20:11। रेशियो इसका सिंपल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये भी पॉइंट गलत। लास्ट पॉइंट है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग तो जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम्स को क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो ये जो है लास्ट पॉइंट भी गलत। तो इनका ये पॉइंट सही बैठा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये पॉइंट आज भी सही है। लिमिटेशन जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का था कि ये नहीं बता के गए थे कि कैसे एटम्स कंबाइन करता है और कौन सा फोर्स है ना इसमें एग्जिस्ट करता है। कंबाइन किया और मॉलिक्यूल्स बनाया, तो वो हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। लिमिटेशन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है ना। तो एक और पॉइंट इसका है कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसको अच्छे से देख लेना सारा पॉइंट को, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास में। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव वर्ड, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन के मास से हम लोग इसको रिलेट किए थे, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन? C12 वाला, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखो, जब हम लोग एक एटम का मास निकाल लेंगे हाइड्रोजन का सपोज, तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास, ध्यान से सुनना, 1.67 × 10⁻24 था, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन का मास इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि बहुत सिंपल एलिमेंट्स है, तो हम लोग नीचे जब गोल्ड सिल्वर तक जाएंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग को स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या किया गया, एक एटम का मास लिए और 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन से इसको डिवाइड किए। तो 1/12 कार्बन एटम का जो मास था वो था 1.66 × 10⁻24, ठीक है। तो जब उसको डिवाइड किए तो मेरा क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का एटम का मास आया 1.008, ठीक है, जिसको हम लोग 1 लेके चलते हैं राउंड अप। डिवाइड किया गया तो कितना आया 1.008। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना लेते हैं 1 लेते हैं। वैसे ही मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है ना, और 1/12 कार्बन एटम के मास से डिवाइड किए तो 15.9 करके आया। जो ऑक्सीजन का हम लोग मास कितना पढ़ते हैं 16 पढ़ते हैं। तो क्लियर है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, और कौन सा C12 वाला, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कार्बन एटम का एक मास जो निकाले थे ना हम लोग, तो वो आया था 1.99 × 10⁻23, और उसको जब हम 12 से डिवाइड किए थे तो आया था 1.66 × 10⁻24, ठीक है ना। अब इसका जो यूनिट है, ठीक है ना, इसका यूनिट जो है ये हम लोग जानते हैं ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या यूनिट होता है, एटॉमिक मास का। तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना, एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है AMU, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल इसको U से रिप्लेस कर दिए, तो U क्या होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड
मास। AMU का डेफिनेशन अगर कहेंगे कि AMU को डिफाइन कीजिए तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एज 1/12, ठीक है ना, 1/12 द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है ना, एन एटम ऑफ कार्बन। तो कौन सा कार्बन बताए? C12। कौन सा? C12 आइसोटोप्स वाला, ठीक है। तो देखो हम तुमको बताए ना कि कार्बन का एक एटम का जब हम लोग मास निकाले थे तो कितना था? 1.99 इंटू 10⁻⁻23। और इसको हम लोग किससे डिवाइड किए? 1/12। ध्यान से समझना जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, यूनिट का। इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। एक्चुअल मास एन एटम ऑफ कार्बन कितना था? 1.99 इंटू 10⁻⁻23। और उसको हम लोग किससे डिवाइड किए? 12 से डिवाइड किए। पता है जब इसको 12 से डिवाइड किए तो क्या आ जाता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो देखो जब 12 से डिवाइड किया गया तो आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो ये हुआ AMU एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन। तो क्लियर हुआ ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना, कार्बन के मास से रिलेट किया गया सबके एटॉमिक मास को, इसलिए वर्ड क्या आया? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास से तुम्हारा क्या कहते हैं, मेडिकल में भी और IIT एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या हुआ? तो देखो कार्बन नेचर में C12 भी है, C13 भी है, C14 भी है, सबका अलग अलग अबंडेंस नेचर में रहता है। तो हम लोग एक एवरेज निकाल लेते हैं, जो एवरेज आता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसका फॉर्मूला तो नहीं दिया हुआ है NCERT में, पर एक हम फॉर्मूला तैयार किए हैं, उसी से तुम्हारा सारा न्यूमेरिकल्स एवरेज एटॉमिक मास से बन जाएगा, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में या तो रिलेटिव अबंडेंस दिया रहेगा या नहीं तो नेचुरल अबंडेंस दिया रहेगा, और या नहीं तो समझाने के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने के लिए नेचुरल अबंडेंस दिया रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये परसेंटेज में रहता है तो हम लोग उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, इनटू तुमको एटॉमिक मास दिया रहेगा, एटॉमिक मास, या नहीं तो इसके जगह क्या लिखा रहेगा? मोलर मास, ठीक। समझना, सपोज कार्बन 12 का है ना, 80% मान लो दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 12 का है तो रिलेटिव अबंडेंस हम लोग फर्स्ट जो है ना उसका हम लोग देख लेंगे, प्लस उसके बाद अगर सपोज 13 का दिया हुआ है तो सेकंड का भी सेम यही चीज़ लिख देंगे, रिलेटिव अबंडेंस जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अबंडेंस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100। इसमें नेचुरल अबंडेंस भी लिख सकते हो, इसकी जगह नेचुरल अबंडेंस दिया रहेगा, इनटू एटॉमिक मास, ठीक है, या नहीं तो मोलर मास, एटॉमिक मास नहीं तो मोलर मास। सपोज 13 का हो गया तो ये सेकंड का हो गया, और थर्ड अगर रहेगा तुम्हारा 14 का तो फिर थर्ड का लिख देंगे नेचुरल अबंडेंस, जितना परसेंटेज दिया हुआ है। सपोज एक का 80% है, एक का 20% है, तो 80/100 उसका एटॉमिक मास कुछ भी दिया हुआ है वो रख देंगे पहला का, और दूसरे का जो लिखा रहेगा वो रख देंगे, तो फिर मेरा इसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन पहले करा लेते हैं, क्वेश्चन तुम्हारा NCERT का पहले कराते हैं, फिर कंपटीशन का आया हुआ कराते हैं। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, NCERT का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1.9 है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चन देख लेना। अब देखो परसेंटेज दिया हुआ है, 2 क्लोरीन का दिया हुआ है तो परसेंटेज दिया है, पहला का परसेंटेज दिया हुआ है 75.77 है ना, तो बाई क्या करोगे? 100, रिलेटिव अबंडेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो बाई 100 कर लिए, ठीक है ना, इनटू इसका जो मोलर मास है वो भी तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट का, तो 34.9689 हो गया, प्लस, ठीक है। दूसरा जो क्लोरीन है, दूसरे क्लोरीन का 24.23 है, 24.23 बाई क्या करोगे? 100, और फिर उसका भी एटॉमिक मास, ठीक है ना, क्वेश्चन में या तो एटॉमिक मास लिखा रहेगा या नहीं तो मोलर मास,
तो वो दिया हुआ है 36.9659, 36.9659। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है तो उसको राउंड अप करके तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 हटाना, यहाँ 0 पॉइंट लगा देना, ठीक है। और मल्टीप्लाई, तुमको पता है कि राउंड अप करके मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 26 पॉइंट, हम राउंड अप करके, ठीक है ना, 26.485 प्लस राउंड अप करके हम किए हैं, ठीक। और इधर आ जाएगा 8.96, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट चलेगा। यहाँ पे 485 है और यहाँ 8.966 है, ठीक है। दोनों को तुम लोग ऐड कर लो, ठीक है ना। ऐड कर लोगे तो आंसर तुम्हारा आना चाहिए तुम्हारा आंसर रहेगा 35.45, ठीक है ना। हम यूनिट लगा दिए, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास जो आजकल हटा के उसको आया है। तो देखो क्लोरीन का हम लोग एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जो निकाले हैं, ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास कितना आया 35.45। तो हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेके चलते हैं 35.5 लेके चलते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, बहुत सिंपल ना। अबंडेंस दिया है, एटॉमिक मास या मोलर मास दिया है, प्लस दूसरे का दिया हुआ अबंडेंस एटॉमिक मास और मोलर मास, राउंड अप करके, लगभग राउंड अप करके ये आंसर मेरा आ गया 35.45, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास का। पहला क्वेश्चन तुम्हारा आईआईटी एडवांस का है और ये तुम्हारा कोई एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये जो 3 टाइप का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तीनों अलग टाइप का है। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, इस सबका अलग अलग दिया हुआ है ना। तो बताओ फॉर्मूला क्या बताए थे, परसेंट है और इनटू क्या करोगे, एटॉमिक मास करोगे। तो देखो सबसे पहले 54 है, फिर 56 है, फिर 57 है, एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो रिलेटिव अबंडेंस 5 बाई क्या किए 100 इंटू क्या लिखे 54 प्लस सेकेंड का कितना दिया हुआ 90%, मतलब 90 बाई 100 इंटू क्या किए 56। पहले एक बार हम चाह रहे हैं ना, तुम लोग बना लो इसको, ठीक है ना, पॉज करके बना लेना, फिर उसके बाद आंसर चेक कर लेना। प्लस फिर क्या है 5 बाई क्या है 100 इंटू कितना है इसका दिया हुआ मास, एटॉमिक मास 57। अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो पहला वाला अगर डिवाइड करोगे तो आएगा ये 2.7 आएगा, ठीक है। प्लस सेकेंड वाला करोगे तो 50.4 आएगा, प्लस थर्ड वाला अगर डिवाइड करोगे तो 2.85 आएगा, 2.85। तीनों को प्लस कर दो तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा, क्या 55.95, ठीक है। तो क्लियर है ना, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन जरा देखना, एटॉमिक मास ऑफ बोरोन दिया हुआ है, दोनों आइसोटोप्स का परसेंटेज दिया हुआ है। तो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स हैविंग 80% का अबंडेंस कितना दिया हुआ है 11.01। तो एटॉमिक मास ऑफ अदर आइसोटोप्स निकालना है, मतलब कि तुम्हारा सेकेंड आइसोटोप्स का एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ बोरोन मतलब एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 10.81, क्लियर है। इजिकल टू 80% है, 80% मतलब बताए ना कि क्या करोगे 80 बाई 100 करोगे इंटू इसका तुमको कितना दिया हुआ है मास 11.01, क्या दिया हुआ है 11.01, प्लस फिर क्या है 20% है तो 20 बाई 100 और इसका निकालना है तो इसको क्या मान लिए हम लोग x मान लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 10.81, ठीक है, इजिकल टू 80 बाई 100 है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना, इससे मल्टीप्लाई कर देना तो आएगा 8.808, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना तो कितना आएगा 8.808 और यहाँ से ये 0 हटा दो तो 2/10 क्या हो गया x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x इजिकल टू तुमको निकालना है तो x इजिकल टू इसको सॉल्व करके निकाल दो, ठीक है ना x। तो x इजिकल टू तुम्हारा आ जाएगा 10.01, कितना आ जाएगा 10.01। कौन सा ऑप्शन जाएगा मेरा सी ऑप्शन, क्लियर है ना। इसमें सब चीज़ गिवन था, क्या नहीं दिया था, सेकंड का एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ था तो उसको तुम लोग क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है।
अब उसके बाद आ जाओ ये थर्ड भी दूसरे टाइप का है, इसमें भी तुम ध्यान से देखना। द एटॉमिक मास ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ बोरोन, मतलब कि दोनों का एटॉमिक मास दिया हुआ है और एवरेज एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया है। दोनों आइसोटोप्स का क्या परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो एक का परसेंटेज x मानोगे तो दूसरे का परसेंटेज क्या मानोगे, 100 माइनस क्या मानोगे, x मानोगे। तो देखो ज़रा इसको क्या करेंगे ध्यान से। एवरेज एटॉमिक मास मेरा कितना दिया हुआ है 10.81, तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास लिख दिए 10.81। फिर उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस दिया हुआ है, तो रिलेटिव अबंडेंस नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना है। तो एक का रिलेटिव अबंडेंस x मान लो, तो x बाई 100 कर दो इंटू एटॉमिक मास फर्स्ट का कितना है 10.01। दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, एक को x माने हैं तो दूसरे का क्या मानेंगे 100 माइनस क्या मानेंगे x मानेंगे, तो दूसरे का 100 माइनस x हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 100 इंटू तुमको उसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 11.01, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो x तुम्हारा आ जाएगा 20, x कितना आ जाएगा 20, इसको सॉल्व करना। और जब एक x 20 आ गया तो दूसरा का आइसोटोप्स का क्या होगा 100 माइनस x होगा ना, तो सेकेंड वाले आइसोटोप्स में 100 माइनस x हो गया, तो 100 माइनस x कितना आ जाएगा 80। तो पहला का परसेंटेज 20 और दूसरे का परसेंटेज 80, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। तो क्लियर है ना। फिर से एक बार है ना तीनों न्यूमेरिकल्स को देख लो। यहाँ पे हम बताए थे परसेंट इंटू एटॉमिक मास पहला का, दूसरे का परसेंट इंटू एटॉमिक मास, तीसरे का भी परसेंट इंटू एटॉमिक मास। सॉल्व कर लोगे 55.95। इसमें क्या था, हर एक चीज़ गिवन था, एवरेज दिया हुआ था, परसेंटेज भी दिया हुआ था, एक का एटॉमिक मास दिया हुआ था, ठीक है ध्यान से, दूसरे का एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ था, तो उसको हम लोग क्या माने एक्स का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। मेरा थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है और एटॉमिक मास पहला का भी दिया हुआ है और दूसरे का भी दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो एक का परसेंटेज को हम लोग x मान रहे हैं, तो दूसरे के परसेंटेज को क्या मानेंगे 100 माइनस x मानेंगे। तो अब तुम लोग एवरेज एटॉमिक मास से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो इसको बढ़िया से कर लेना है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट होगा, ठीक है।